हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में विषय अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स और चैप्टर हमारा है 3। चैप्टर का नाम है मांग। मांग को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। तो ठीक है, आइए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। अगर हम लोग मांग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें मांग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि इंट्रोडक्शन में हम क्या कह सकते हैं या क्या लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जॉब लेने जाता है या कहीं नौकरी प्राप्त करने जाता है, तो उसे मान लो एजुकेशन फील्ड में या किसी ऑफिशियल वर्क में वो कहीं भी नौकरी प्राप्त करने जाता है, तो उसे क्या होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आजकल लोग पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो अगर आपका आंसर होगा हाँ, तो हो सकता है कि आपको वहां से पॉजिटिव रिस्पांस मिले। तो समय की मांग क्या है कि जो एजुकेशन फील्ड में या ऑफिशियल वर्क में आप कहीं जा रहे हैं तो लोगों की मांग है कि कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अभी ये कोरोना काल चल रहा है, तो इस टाइम पे लोगों की मांग क्या है कि सैनिटाइजर, मास्क, ठीक है, ये सब क्या है, लोगों की मांग है। तो इसी तरह से ये जो मांग है हमारे अर्थतंत्र में भी देखने को मिलता है या बाजार में भी देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं हम लोग मांग के अर्थ की तरफ। तो देखिए, इसका अर्थ है या डेफिनेशन है कि निश्चित समय पर, मतलब निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु को खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी अर्थात क्या कहलाती है, मांग। मतलब कि एक निश्चित समय होना चाहिए और एक निश्चित कीमत होना चाहिए। उसके बाद में निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्या होना चाहिए, ग्राहक के द्वारा वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और उसके साथ साथ में तैयारी भी होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। अब ये सारे परिबल कैसे हैं, देखिए टोटल 5 परिबल है। पहला समय, दूसरा कीमत, तीसरा खरीदने की इच्छा, फिर चौथा शक्ति और 5वां तैयारी। ये 5 परिबल ऐसे हैं कि जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या है, आधारित है या पूरक है। मान लीजिए कि जैसे निश्चित समय भी है, निश्चित कीमत भी है, ग्राहक को वस्तु खरीदने की इच्छा भी है, ठीक है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं है, मतलब कि जो पेमेंट उसे करना है उसकी वो शक्ति नहीं है, तो वो मांग कहलाएगा नहीं कहलाएगा मांग। तो इसी तरह से जब ये 5 परिबल एक दूसरे पर पूरक होते हैं और इन 5 परिबल के साथ में अगर व्यक्ति तैयार होता है किसी वस्तु को परचेस करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। अब देखिए, ये जो मांग है, मांग और कीमत के बीच कैसा संबंध होता है, अपोजिट संबंध होता है कि अगर मान लीजिए कि मांग लोगों की ज्यादा होगी तो हो सकता है कि कीमत लोग क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे मांग के नियम में। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल कितने हैं। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले 2 परिबल है। पहला वस्तु की कीमत, दूसरा कीमत के अलावा अन्य परिबल, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं पहले वस्तु की कीमत की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर वस्तु की कीमत कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो लोग क्या करेंगे, वस्तु की मांग को, देखो वस्तु की कीमत अगर ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, मांग को कम कर देंगे। ये प्राइस है, कीमत अगर ज्यादा हुई तो मांग लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। और अगर इसी के अपोजिट, अगर वस्तु की जो प्राइस है ये अगर कम है तो लोग क्या करेंगे, मांग को ज्यादा कर देंगे। क्यों ज्यादा कर देंगे, क्योंकि ये लोगों का जो व्यवहार होता है वो कैसा है, लोग क्या कहते हैं कि अगर वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, वस्तु की मांग को कम कर देते हैं। और अगर वस्तु की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है तो मांग लोग क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। मतलब कि कीमत और मांग के बीच हमें कैसा संबंध देखने को मिलता है, अपोजिट संबंध देखने को मिलता है। अब ये हुई सिर्फ वस्तु की कीमत। अब उसके बाद में क्या है, कीमत के अलावा अन्य परिबल। हमने कीमत के बारे में तो देखा कि कीमत बढ़ने या घटने से लोगों का मांग कैसा होता है, लोग मांग किस प्रकार की करते हैं, ठीक है। ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। मांग को प्रभावित किया ना, कीमत बढ़ी तो मांग क्या हो गया, घट गया, ये मांग को प्रभावित किया, असर कारक हुआ। उसी तरह से अगर कीमत घटी तो मांग क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये पहला तत्व है। अब दूसरा है कीमत के अलावा अन्य परिबल। अब इसमें हमारा पहला परिबल है कि व्यक्ति की रुचि और पसंदगी,
जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बदलते हुए समय के साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी या टेस्ट क्या होता है, बदलते जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, उसको अगर पढ़ने का शौक है तो वो अगर पढ़ने का शौक है तो क्या करेगा, बचपन में कहानी की बुक पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे बड़ा होगा हो सकता है वो कोई उपन्यास की बुक पढ़े, लेकिन अब जब वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा या बुजुर्ग अवस्था में आ जाएगा तो वो क्या पढ़ेगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि व्यक्ति की रुचि और पसंदगी के अनुसार भी क्या होता है, वस्तु की मांग पर असर करता है। जब व्यक्ति की, मान लीजिए बच्चा छोटा था, वो कहानी की पुस्तक पढ़ता था, तो वो क्या कर रहा था, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी पसंदगी के अनुसार वो किसकी मांग कर रहा था, स्टोरी बुक की मांग कर रहा था, ठीक है, इसकी मांग कर रहा था, स्टोरी बुक की या कहानी की बुक की मांग कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो धीमे धीमे बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, स्टोरी बुक की मांग को कम करके उसने क्या किया, उपन्यास की बुक या कोई और बुक की मांग वो करने लगा। फिर धीमे धीमे जब और बड़ा होते गया, धीमे धीमे और समय बदलता गया, तो क्या हुआ, वो वृद्धावस्था में अगर आया तो वो कौन सी बुक की मांग कर रहा है, धार्मिक पुस्तक की, रामायण की या भगवत गीता की, इस तरह की पुस्तक की मांग कर रहा है। तो यह व्यक्ति की रुचि और पसंदगी के अनुसार भी क्या होता है, मांग असर करता है। उसके बाद में सेकंड है कि व्यक्ति की आय। अब मान लीजिए कि व्यक्ति की आय और कीमत के बीच में कैसा संबंध होता है, तो जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, मांग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब कि व्यक्ति की आय और प्राइस के बीच में कैसा संबंध होता है, समान संबंध होता है। आय और कीमत के बीच समान संबंध, आय और मांग के बीच में, आय और मांग के बीच में कैसा संबंध होगा, समान। क्यों, अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। पता ही आप लोग को, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 20,000 इनकम है तो वो क्या करेगा, अपनी आय के अनुसार क्या करेगा, मांग करेगा। लेकिन अब मान लीजिए उस व्यक्ति की आय 20,000 से अगर 40,000 हो जाए तो क्या करेगा, वो मान लो 40,000 हो गई तो क्या करेगा, वो मांग को क्या करेगा, बदल देगा। हो सकता है वो किसी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग करे, या मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, जैसे 20,000 की इनकम है व्यक्ति की, तो 20,000 के अंदर में वो क्या करेगा, हो सकता है कि कोई जैसे उसे कोई टीवी चाहिए हो या फ्रिज चाहिए हो, तो वो हो सकता है 20,000 की इनकम के अंदर में ही रह करके ऐसी वस्तु को परचेस करे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि फिर बाद में क्या हो रहा है कि उसकी आय अगर बढ़ रही है, 20,000 से 40,000 हो जा रही है, तो हो सकता है वो जो फ्रिज या एसी या टीवी जो भी यूज कर रहा होगा उसकी आय बढ़ी, तो हो सकता है वो उसकी क्वालिटी के अनुसार या किसी नई कंपनी की फ्रिज या एसी की मांग करने लगेगा। तो वो होता है कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर भी क्या होता है, मांग पर असर करता है। तो व्यक्ति की आय और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, समान संबंध होता है, तो सीधा संबंध होता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो क्या होगी, मांग भी बढ़ेगी, और अगर व्यक्ति की आय घटेगी तो क्या होगा कि मांग भी घटेगी। जो आय हुई ये आय बढ़ेगी तो क्या होगा कि मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आय या इनकम को हम कहते हैं आई से दर्शाते हैं, या इनकम, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मांग भी बढ़ जाएगा। अब अगर यहाँ पे इनकम घटेगी तो मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि आय, व्यक्ति की आय के बीच में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। अब हम चलते हैं थर्ड पर, संबंधित वस्तु की कीमत। अब संबंधित वस्तु की कीमत में पहला है स्थानापन्न वस्तु की कीमत। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाती हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर सोनी की टीवी चाहिए हो, ठीक हो, मतलब टीवी की उसकी आवश्यकता है, चाहे सोनी की टीवी हो चाहे सैमसंग की टीवी हो, ठीक है। उसको क्या करना है, टीवी परचेस करना है, चाहे सोनी की टीवी हो चाहे सैमसंग की टीवी हो। अब स्थानापन्न वस्तु क्या है कि व्यक्ति की आवश्यकता है कि मतलब उसे टीवी परचेस करना है। अब वो क्या करेगा, अगर सोनी की टीवी 50,000 की है, ठीक है, कितने की है, 50,000 की है। अब अगर मान लीजिए कि सैमसंग की टीवी मान लो उसे 30,000 में मिल जाती है, तो क्या करेगा, स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है कि जब सोने की टीवी की मांग बढ़ जाएगी तो ये क्या है, मूल वस्तु है, वो चाहता तो यही वस्तु खरीद सकता, ठीक है, ये मूल वस्तु है। लेकिन सैमसंग की टीवी का भाव क्या हो गया है, घट गया है, तो वो क्या करेगा, कौन सी टीवी को खरीदेगा, सैमसंग को या सोनी को, तो सैमसंग को खरीदेगा। क्यों, क्योंकि सैमसंग की टीवी कितने में मिल रही है, 30,000 में, और सोनी की टीवी कितने में मिल रही है, 50,000 में। तो वो अगर जब इस चीज की डिमांड करता है तो ये मूल वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि इसकी प्राइस कैसी हो गई है, कम हो गई है। जब इसकी प्राइस कम होगी, इसकी कीमत कम होगी, तो ग्राहक क्या करेंगे,
इस वस्तु की मांग करेंगे, सैमसंग के टीवी की मांग करेंगे, या जो भी व्यक्ति होगा वो इसकी मांग करेगा, और बदले में क्या होगा, इसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को असर कारक करते हैं। कि अगर मान लीजिए स्थानापन्न वस्तु क्या है, ये सैमसंग टीवी है, इसके अपोजिट में, इसके विकल्प में अगर इस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो ये सोनी की जो मूल वस्तु है ये क्या हो जाएगी, इसकी मांग घट जाएगी। तो इस तरह से यह क्या होता है, इन दोनों पर एक दूसरे का असर देखने को मिलता है। उसके बाद में पूरक वस्तु की कीमत। पूरक वस्तु की कीमत में भी मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया जाता है पूरक वस्तु में। देखो, पूरक वस्तु मतलब ये होता है कि किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके पूरक किसी दूसरे वस्तु की भी हमें जरूरत पड़े तो वो क्या कहलाता है, पूरक वस्तु कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए हम चश्मा खरीदते हैं, ठीक है, तो चश्मे को खरीदने के लिए हमें उसके कांच की भी जरूरत पड़ती है प्लस फ्रेम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड है तो हमें किसकी जरूरत होनी चाहिए, मार्कर की भी जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे फोन है, अगर हमारे पास में मोबाइल है तो मोबाइल के लिए हम मोबाइल को यूज करने के लिए हमें सिम कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चश्मे का, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए चश्मे का पूरक क्या है, चश्मे में किसकी जरूरत होती है, फ्रेम की, और उसके बाद में किसकी जरूरत होती है, कांच की। ठीक है, अब मान लीजिए कांच की कीमत में वृद्धि हुई, ठीक है, इस कांच की कीमत में वृद्धि हुई तो भले ये फ्रेम की कीमत में वृद्धि नहीं होगी लेकिन इस पर असर करेगा। क्यों? क्योंकि कांच फ्रेम के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हमें चश्मा तैयार करना है तो फ्रेम के साथ साथ में कांच की भी जरूरत है। ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर कांच की कीमत में वृद्धि होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम चश्मे को खरीदेंगे, मतलब फ्रेम की भी हमें जरूरत है, या तो हम चश्मा खरीदेंगे या तो हम चश्मा नहीं खरीदेंगे। मतलब कि पूरक वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, असर कारक करती हैं। ठीक है, इस तरह से ये कहलाता है पूरक वस्तु की कीमत से भी मांग पर असर हो सकता है। उसके बाद में फोर्थ है कि भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। अब देखिए, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें में ये होता है कि जो लोग होते हैं वो लोगों की धारणाएं या इच्छाएं कैसी होती हैं कि व्यक्ति को जब पता चलता है कि भविष्य में किसी भी वस्तु की, मान लीजिए कि कोई एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, ठीक है, जैसे गेहूं अभी 1 कुंटल मिल रहा हो 50,000 में, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि एक गेहूं है वो 1 कुंटल कितने मिल रहा है, 50,000 में। लेकिन अगर लोगों को पता चले कि भविष्य में यही गेहूं 1 कुंटल गेहूं अगर उन्हें 80,000 में मिलेगा, ऐसा लोगों को पता चल रहा है या अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कीमत 1 कुंटल गेहूं की 50,000 से 80,000 हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, वर्तमान समय में ही गेहूं की मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। तो इससे भी क्या होता है कि मांग पर असर हुआ। कब? भविष्य की कीमत से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की जानकारी लोगों को मिलती है तो उस जानकारी से क्या होता है कि मांग पर असर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 5th नंबर जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। अब मान लीजिए कि जैसे किसी भी क्षेत्र में या मांग में हम देखें कि अगर लोगों का प्रमाण बढ़ रहा है या जनसंख्या का प्रमाण बढ़ रहा है, तो जनसंख्या के प्रमाण के साथ साथ में क्या हो रहा है, मांग भी बढ़ रही है। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मांग भी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑटोमेटिक जनसंख्या का प्रमाण ज्यादा हुआ तो लोग क्या करेंगे, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, मांग में वृद्धि करेंगे या मांग को बढ़ाएंगे। तो जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह जितना ज्यादा होगा उतने ही लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, मांग में वृद्धि करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, मांग में प्रस्तावना या हम मांग कहते हैं किसे, मांग किस तरह से क्रिएट होती है। फिर उसके बाद में मांग का अर्थ, कि मांग का अर्थ हमने देखा, और मांग में कौन से 5 परिबल असर करते हैं, कौन से 5 परिबल एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद में वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व 2 हैं, वस्तु की कीमत और कीमत के अलावा अन्य परिबल। अन्य परिबल में हमने देखा व्यक्ति की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उसमें स्थानापन्न वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु की कीमत, फिर 4th भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, और 5th जनसंख्या और जनसंख्या आयु का समूह। तो बस आज आपको इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।